गुड मॉर्निंग। जो आपके एग्जाम में पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को लेकर आई हूँ। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप इन्हें ध्यान से करिएगा ताकि आपको इनसे लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन है ऑस्टिन, दूसरा ऑप्शन है C.R. एटली, तीसरा ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें क्या होगा उत्तर? सही उत्तर है आपका ऑस्टिन। ठीक है, सही उत्तर है आपका ऑस्टिन। इन्होंने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये कथन किसका था? ऑस्टिन का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? कैसी व्यवस्था? संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। किस अधिनियम ने दी थी? भारत सरकार का कौन सा अधिनियम था? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। इसमें से सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये आपका सही उत्तर है, जिसने क्या किया था? भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ना? हमें भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में ये जो दो कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये देखना है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला कथन क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। कब किया गया? 1919 में। कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था। अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। भारत में होनी थी अर्थात इससे पहले भी कहीं होती रही होगी, तभी तो भारत में होने की बात की जा रही है। तो इससे पहले कहाँ होती थी? भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा लंदन में होती थी, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1919 से ये परीक्षा कहाँ होने लगी? भारत में होने लगी। ठीक है, तो ये कथन क्या है? सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। ये कथन भी क्या है? सही है। तो इस तरह से दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। हम इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या लिखा है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। तो हमने इसका जान लिया है, पहला कथन और दूसरा कथन क्या है? दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी श्री अय्यर, ऑप्शन डी श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे कौन? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम जानते चलते हैं, आप लोगों को जानना जरूरी है, आवश्यक है। वो क्या है कि ये क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे।
तो इनसे पहले संविधान सभा का कोई अस्थायी अध्यक्ष भी रहा होगा, उसका क्या नाम था, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ प्रश्न है संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान निर्मात्री सभा जो थी उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, वो भी हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर क्या होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। तब उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर हमें इस प्रश्न से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। क्या था, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। ऑप्शन क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, बी एन राव, टी टी कृष्णामाचारी। ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, इसके साथ ही एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि इनसे जुड़े हुए भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि कैसा प्रश्न, संविधान सभा का की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, किसकी प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति को इंग्लिश में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, या फिर ये पूछा जाए कि ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष कौन था, दोनों का ही उत्तर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। तो इस प्रश्न से भी हमें कुछ अतिरिक्त जानकारी मिली, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है ना। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को मत भूल जाइएगा कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, बी एन राव। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, कब। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। क्या आप लोगों को प्रस्तावना याद है संविधान की, तो उस प्रस्तावना में जो तिथि दिनांक अंकित है, उसी दिनांक को, तिथि को, डेट को हमारा संविधान क्या किया गया था, स्वीकृत किया गया था। वो दिनांक क्या है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ये क्या है, सही उत्तर है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था कब, सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, किस समिति के, प्रारूप समिति के। याद आ गया आप लोगों को प्रारूप समिति, मैं आपको पहले ही इससे पहले वाले प्रश्न में इसकी जानकारी दे चुकी हूँ। प्रारूप समिति इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्राफ्ट कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, है ना, देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं हमें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही उत्तर क्या है, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर क्या है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। ड्राफ्ट, अच्छा एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ और आता है, वो होता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, अध्यक्ष सहित, या ड्राफ्ट कमेटी में कितने सदस्य थे, अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। कितने, कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, किसका, मौलिक
कर्तव्यों का विचार। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। इसका विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? किसमें? भारतीय संविधान में। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ऑप्शन सी रूस के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। सही उत्तर क्या है? मौलिक अधिकार फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं? रूस के संविधान से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? रूस के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, यहीं पर आपको मैं बताती चलूं कि अमेरिका के संविधान से, यहाँ पे दिया हुआ ना अमेरिका के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से हमने लिया है मौलिक अधिकार। क्या लिया है? मौलिक अधिकार लिए हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ठीक है, इसे याद रखना है हमें। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? देखिए अगला प्रश्न फिर मिल गया है, जो आप पहले ही जान चुके हैं, है ना? आप लोग इसके बारे में पहले जान चुके हैं। किसके बारे में? मूल अधिकार के बारे में। इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? चलिए आप लोग टाइप करके बताइए कि कहाँ से ली गई है, तब तक मैं ऑप्शंस पढ़ती हूँ, है ना? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन सी इसका क्या है? सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न आर्टिकल लिखकर भी पूछा जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आर्टिकल लिखकर आए कि कितने आर्टिकल थे, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये अनुच्छेद हमसे पूछ रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी पूछ रहा है हमसे। ठीक, आगे बढ़े। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ए 420, ऑप्शन बी 380, ऑप्शन सी 395, ऑप्शन डी 270। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 395। 395 अनुच्छेद प्रारंभ में थे। अभी भी वर्तमान समय में कितने हैं अनुच्छेद? अभी भी वर्तमान समय में भी कितने हैं? 395 ही हैं। ठीक है, तो क्या तब से लेकर अब तक अनुच्छेद जुड़े नहीं? जुड़े। तो कैसे जुड़े? सब क्लॉज के अंतर्गत जुड़ते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? मूल रूप में अनुच्छेद की जो नंबर है वो 395 ही है। ठीक है, हालांकि कुछ प्रश्न ऐसे भी बने हैं कि अनुच्छेदों की संख्या क्या है वर्तमान समय में, तो वो संख्या 498 के रूप में आती है। हालांकि ऐसे प्रश्न कम ही बनते हैं, क्योंकि मूल रूप में और वर्तमान समय में अनुच्छेद कितने हैं? 395 ही हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े, अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। भारत की सरकार का लीगल नेम क्या है अनुच्छेद 300 आर्टिकल 300 के अनुसार? ऑप्शन ए
द यूनियन गवर्नमेंट, ऑप्शन बी द यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर है द यूनियन ऑफ इंडिया, इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न में हमें क्या ढूंढना है, जो गलत हो, सही सुमेलित नहीं है, अर्थात हमें इसमें गलत ढूंढना है, गलत क्या है। ठीक है, तो हम उससे ढूंढते हैं। ऑप्शन ए पंचायत, ऑप्शन ए पंचायत भाग 9, भाग 9 में पार्ट 9 में पंचायत है, हाँ है। पंचायत किसमें है, पार्ट 9 में या भाग 9 में है। ऑप्शन बी नगर पालिका, नगर पालिका किसमें है, भाग 9 ए में है या पार्ट 9 ए में है, का में है ना। ऑप्शन सी सहकारी समितियां किसमें है, भाग 9 खा, सही है, सही है ये। ऑप्शन डी अधिकरण भाग 10 में है, क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है। तो अधिकरण किसमें है, अधिकरण है भाग 14 का में, भाग 14 का। ठीक है, तो ये क्या है, अधिकरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिब्यूनल कहते हैं। जैसे कि सहकारी समितियों का क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव, है ना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा डी, क्योंकि ये गलत है, ट्रिब्यूनल भाग 14 का में है, ना कि 10 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। कौन से विधेयक हैं, वित्त विधेयक, जिनके बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी अनुच्छेद 119, ऑप्शन सी अनुच्छेद 121, ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। इसका सही उत्तर क्या होगा, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है, जिसका सही उत्तर है अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117। अच्छा, यहाँ पर एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 123, क्या ये किसी को याद है। इस अनुच्छेद में क्या है, अध्यादेश, जानते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है, इस अनुच्छेद में है, 1, 2, 3 में है। यहाँ से भी हमें एक एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है, हमें ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है, ये ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है सही सुमेलित नहीं है, गलत ढूंढना है हमें। देखते हैं, है ना। नागरिकता किस भाग के अंतर्गत है, संविधान के भाग 2 के अंतर्गत है। संघ राज्य क्षेत्र यूटीज, है ना, यूनियन टेरिटरीज, किस भाग के अंतर्गत है, भाग 7 यहाँ लिखा हुआ है। नगर पालिका भाग 9 ए या का के अंतर्गत है, ये सही है, हमने पिछले प्रश्न से जाना था, जहां पर का लिखा हुआ था उसे इंग्लिश में ए लिखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, निर्वाचन भाग 15 में है, निर्वाचन अर्थात इलेक्शन, इलेक्शन किस में है, भाग 15 में है, तो इस तरह से निर्वाचन भी सही है। नगर पालिका भाग 9 ए में है, पार्ट 9 ए में है। नागरिकता पार्ट 2 में है, भाग 2 में है, तो गलत क्या हुआ, यूटीज, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, जो कि किसमें है, भाग 8 में है, भाग 8 में है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये गलत है और हमें क्या ढूंढना था, गलत ढूंढना था, सही सुमेलित नहीं है अर्थात गलत, हमें गलत ढूंढना था। ठीक है,
तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन, कौन सा नियोजन? आर्थिक, इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना, किस सूची में सम्मिलित है? सूची कितनी होती है? 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए यही ऑप्शन में भी है ना, तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची और ऑप्शन डी विशेष सूची। आर्थिक नियोजन किसके अंतर्गत आता है? आर्थिक नियोजन आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची क्या होती है? पहले जान लेते हैं। हमने जाना क्या किस सूची में सम्मिलित है? तो सूची 3 तरह की होती है। संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची वे सूची होती हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची वे सूची होती हैं, इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं राज्य सूची के, उस पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन किसी भी द्वंद्व होने पर या विसंगति होने पर केंद्र सरकार का कानून क्या होता है? मान्य होता है। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। इसमें सही उत्तर क्या होगा? समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। किसमें? उद्देशिका में। संशोधन किसमें किया गया है? उद्देशिका में संशोधन किया गया है। ऑप्शन क्या है इसके? ऑप्शन ए 17वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संशोधन द्वारा। इसमें सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 42वें संशोधन द्वारा संशोधन किया गया था। कब? उद्देशिका में। कहाँ किया गया था? उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ठीक है, ये जो उद्देशिका है 42वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? वर्ष 1976 में हुआ था। वर्ष 1976 में हुआ था यह संशोधन। और जब संशोधन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, जब संशोधन होता है तो या तो उसमें कुछ जोड़ा जाता है या तो उसमें से कुछ घटाया जाता है ना। संशोधन क्यों कर रहे हैं? संशोधन का तात्पर्य ये है या तो उसमें कुछ जोड़ेंगे या तो उसमें कुछ घटाएंगे। तो जब ये संशोधन हुआ था 42वां संशोधन, तब इसमें उद्देशिका में मुख्य क्या है? उद्देशिका में जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? 4 शब्द जोड़े गए थे। ये भी प्रश्न बनता है कि 42वें संशोधन में कितने शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। कुल 4 शब्द जोड़े गए थे। कितने? 4 शब्द। कौन कौन से? समाजवादी पहला शब्द है, पंथ निरपेक्ष दूसरा शब्द है, और तीसरा शब्द है, और इसके अलावा कौन सा शब्द है? अखंडता चौथा शब्द है। ये 4 शब्द उद्देशिका में जोड़े गए थे। ठीक है, इसके साथ ही बात यहाँ उद्देशिका की कर रहे हैं, तो उद्देशिका का प्रस्ताव सबसे पहले कौन लेकर आया था? हमें ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उद्देशिका का प्रस्ताव कौन लेकर आया था। उद्देशिका का प्रस्ताव लेकर आए थे पंडित नेहरू जी। नेहरू जी ने इसे प्रस्तुत किया था उद्देशिका को। ठीक है, उद्देशिका को नेहरू जी ने इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और इसे कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको कोई ऐसी जानकारी नहीं दे रही हूँ जिससे आपको लगे कि आपका समय क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। नहीं, मैं जो कुछ भी बता रही हूँ आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो किसी भी बात को अन्यथा नहीं लेंगे आप लोग, और सभी बातों पर क्या करेंगे? गौर करेंगे। जैसे कि एक प्रश्न ये भी पूछा गया है आपके उद्देशिका के विषय से, ये जो उद्देशिका टॉपिक है, कि उद्देशिका कब प्रस्तुत की गई थी। कब प्रस्तुत की गई थी से तात्पर्य क्या है? कि किस दिन या महीने में प्रस्तुत की गई थी। तो इसकी डेट क्या है? 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका पंडित नेहरू ने प्रस्तुत की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
प्रस्तुत की थी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इस तरह से हमने उद्देशिका की मदद से कई प्रश्न जाने। ठीक है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या था, उद्देशिका में संशोधन किया गया है कब, 42वें संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। देखिए, अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में कुछ जानकारी दी थी, उद्देशिका से जुड़ी हुई जानकारी दी थी, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न अगला प्रश्न है। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मैंने आपको कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी है जो आपके एग्जाम में ना पूछी गई हो। ठीक है, तो ध्यान करके आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और समझें, उसे याद करें, ताकि आपका एग्जाम क्या हो, आसानी से क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, जिसके ऑप्शन है 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 52वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या होगा, जो कि आपको पहले से मालूम है, आप लोग टाइप करके बताइए ठीक कमेंट में। तब तक मैं आपको बताती हूँ, जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बताती हूँ मैं। ऑप्शन ए इसका क्या है, सही उत्तर है। 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। ठीक है, उद्देशिका में जो विषय है उद्देशिका, इससे जुड़ी हुई जानकारी मैं इसके पहले वाले प्रश्न में दे चुकी हूँ, तो आप उसे सबसे पहले देख लें। जो लोग भी नए जुड़े हैं वो सबसे पहले शुरुआत से देख लें, ताकि उन्हें समझने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, संशोधन कब हुआ था, ये 1976 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब क्या है, ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। जिसमें से क्या है, संविधान की आत्मा किस भाग को, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है या कहलाता है ना। ऑप्शन क्या है, मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देशिका, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो इन चार ऑप्शंस में से सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है उद्देशिका। उद्देशिका को क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, उद्देशिका को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। लेकिन यदि यहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहलाता है अंबेडकर के द्वारा, आगे लिख दिया जाए बाई अंबेडकर के द्वारा, या अंबेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, ये भी प्रश्न हो सकता है। अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान में किसे संविधान की आत्मा कहा है। जब प्रश्न ऐसा पूछा जाए, उसमें क्या लिखा हो, अंबेडकर जी के द्वारा या अंबेडकर जी ने कहा, जब ऐसा लिखा होगा तब संविधान की आत्मा क्या होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा होगा। अर्थात अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। यदि प्रश्न में अंबेडकर जी के नाम का उल्लेख नहीं है, तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाएगा, उद्देशिका को कहा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, आप लोग कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और इसका उत्तर क्या है, सही सी इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान की, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है ना। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उनमें जो आदर्श और उद्देश्य की रूपरेखा बनाई गई है,
उनकी व्याख्या जो की गई है वो क्या है? देखते हैं। ऑप्शन ए मूल अधिकारों के अध्याय में है। ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में। ऑप्शन सी मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। ऑप्शन डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं है। क्या आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा कहीं नहीं है? क्या ऐसा है? नहीं, दी हुई है। आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है, और वो कहाँ है हमें ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आदर्श और उद्देश्य की रूपरेखा किसमें दी गई है? मूल अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी में, एवं मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, इनमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा की व्याख्या की गई है। तो हमें इन्हें याद रखना है। ये प्रश्न जब भी आए तो हमें ये तीन बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इनमें क्या दी गई है? आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। किसके आदर्श और उद्देश्य? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था है? सभी नागरिकों को क्या प्रदान करना है? न्याय प्रदान करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, किसमें? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक। ऑप्शन बी सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक। ऑप्शन सी सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक। ऑप्शन डी सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। ये इसका क्या है? इसका सही उत्तर है। किस तरह से? आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा। प्रश्न में कहा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। ये बात न्याय दिलाने की बात, न्याय प्रदान करने के लिए कहाँ कही गई है? प्रस्तावना में कही गई है। क्या किसी को प्रस्तावना याद है? चलिए, जैसे प्रस्तावना में है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, आ गया ना न्याय? न्याय कैसा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। इसी न्याय की बात यहाँ पूछी गई है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अब ये स्पष्ट हो गया होगा आपको कि कौन सा न्याय प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसमें बहुत लोगों को लग रहा होगा ऑप्शन क्या है? संसद। हम संसद की खबरें देखते हैं ना, संसद में ये हो रहा है, संसद में वो हो रहा है, ऐसे बातें हम सुनते रहते हैं अक्सर। या फिर किसी को लग रहा होगा संविधान सबसे बड़ा है ना, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। लग रहा होगा? नहीं लग रहा? कुछ लोगों को तो जरूर लग रहा होगा, कोई बात नहीं। मैं बताती हूँ आपको कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। इसका सही उत्तर है
जनता। जनता राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है भारत में। ठीक है, कैसे? आपने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा होगा, मैंने आपको कुछ प्रस्तावना पढ़कर सुनाई थी, है ना? पढ़ी थी? अच्छा, सुनाई तो थी ना, पढ़ी नहीं थी तो सुनाई थी। ठीक है, कुछ प्रस्तावना मैंने आपको सुनाई थी। ठीक है, जिसमें क्या था, जो पहले प्रस्तावना की लाइन है वो क्या है, हम भारत के लोग। हम में पूरे का पूरे भारत की जो पूरी जनता है वो सब क्या है, शामिल है। हम भारत के लोग जब आप कहते हैं तो उसमें पूरी की पूरी भारत की जनसंख्या, भारत की जनता शामिल हो जाती है। इस तरह से भारत की जनता क्या है, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि हम ही सत्ता क्या करते हैं, बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। कैसे? चुनाव में मत देकर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? कौन एक सही नहीं है ना? तो हमें इसमें गलत खोजना है कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन इनमें से क्या है, गलत है। तो देखते हैं कौन सा कथन गलत है। ध्यान क्या रखना है हमें, गणतंत्र अवधारणा, रिपब्लिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसे ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। ठीक है। ऑप्शन बी, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचन प्रधान में निहित हो। ठीक है। ऑप्शन सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। क्या ये हो सकता है गणतंत्र में? नहीं, ये गणतंत्र में नहीं हो सकता। राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये नहीं हो सकता। ठीक है। ऑप्शन डी, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। ठीक है, तो इस तरह से गलत कौन सा हुआ, ये हो गया गलत। यहाँ पे कुछ एरर है तो आप इसे कंसीडर ना करें। ठीक है, तो गणतंत्र क्या हो गया? गणतंत्र हो गया एक राज्य जिसमें जनता क्या हो, सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचन प्रधान में निहित हो, और एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। ये गणतंत्र की क्या हो जाएगी, अवधारणा हो जाएगी, जिसमें ये क्या कथन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। और हमें क्या ढूंढना था, गलत ही ढूंढना था। ठीक है, कौन एक सही नहीं है, यहाँ सही होगा, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारत का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु जानते हैं, नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल क्या है? ऑप्शन ए हिरन, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन सी शेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, टाइगर। टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, टाइगर। बाघ को क्या कहते हैं? बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, जानते हैं? पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। बाघ बाघ का वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, सी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? नेशनल बर्ड। ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी कबूतर। ये प्रश्न तो बहुत सरल है ना, ये आपको भी मालूम होगा। क्या है? ऑप्शन बी, मोर क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए किसी भी प्रश्न को आप बहुत ही
कम मत समझिएगा, किसी भी प्रश्न को कम मत समझिएगा, सभी प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हो और आप पर दबाव एक होता है सभी प्रश्न सही करने का, ऐसे में जानते हुए भी सरल से सरल प्रश्न क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। इसलिए किसी भी प्रश्न को कम मत समझिएगा, उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है, क्या है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन सी ऑप्शन ए नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। ऑप्शन डी सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। यदि इसका क्रम देखेंगे आप तो 1963 में 1963 में सबसे पहले नागालैंड का गठन हुआ था, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। ठीक, एक के बारे में जान लेते हैं, बाकी आप सभी अरेंज कर लेंगे क्योंकि सभी मिलते जुलते हैं, ठीक है। 1963 में 1963 में नागालैंड का गठन हुआ था। मेघालय का गठन 1972 में हुआ था। सिक्किम का गठन वर्ष 1975 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का गठन वर्ष 1987 में हुआ था। इस क्रम को यदि ध्यान में रखें तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है हमें, तो छोटे से बड़े की ओर हम इसे व्यवस्थित करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1966 में। इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है 1956 में, 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। सबसे पहले किसका किया गया था, आंध्र प्रदेश का, भाषा के आधार पर जिसे बनाया गया था 1956 में। कौन सी भाषा, तेलुगु। तेलुगु भाषा को के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने यही जाना था, क्या था, वर्ष 1956, ठीक है। 1956 में राज्यों का क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही उत्तर क्या है, सी। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। इससे पहले के प्रश्न में हमने ये बात जानी थी, उसी संदर्भ में ये अगला प्रश्न है। तो हमने वहां पर जाना था भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य का गठन किया गया था, वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। हालांकि हम इसके ऑप्शंस भी जान लेते हैं। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश क्या है, इसमें सही आंसर है आंध्र प्रदेश, जो कि 1956 में भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित हुआ था, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश यूटीज, उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी कोई सीट आरक्षित नहीं है। ये क्या होगा? गलत होगा। ये तो गलत हो जाएगा पूरी तरह, क्योंकि सीटें आरक्षित हैं। कितनी आरक्षित हैं? ये प्रश्न पुराना है। इस संदर्भ में उस समय की बात करें तो सीटें कितनी थी? 20 आरक्षित सीटें थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। लेकिन वर्तमान समय में केवल 19 सीटें ही आरक्षित हैं। ठीक है, केवल 19 सीटें ही आरक्षित हैं। और सबसे ज्यादा सीटें किस यूटीज के पास है? दिल्ली के पास है। उसके पश्चात जम्मू कश्मीर के पास है। दिल्ली के पास 7 सीटें हैं। ठीक है, दमन दीव को मिलाने के बाद 19 सीटें हैं। ठीक है, तो इस तरह से 19 सीटें आरक्षित हैं वर्तमान समय में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? राज्य को संघ में सम्मिलित करना है या नए राज्य को बनाना है, ऐसी शक्ति किसके पास है ना? ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन सी राजनीतिक दलों को, ऑप्शन डी केंद्र सरकार को। ये शक्ति किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसद को ये शक्ति प्राप्त है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका